Good morning, students. Today's topic is energy density. I think we have sent you two videos related to the electromagnetic waves, equations of the electromagnetic waves, displacement current, and in a displacement current, the equation of closed magnetic field due to Ampere-Maxwell rule, and that was B dot dl इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, इससे किया हुआ था। और मैक्सवेल ने ये सर्च किया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट मीन्स दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी करंट होता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो जब इसमें कैपेसिटर के कारण होता है तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होता है उसे कैपेसिटर की एनर्जी कुछ याद हो तो U इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर ओवर C होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के कारण है जो यहाँ कंडक्शन करंट है, और दूसरा आ गया इंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण या फिर जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण एनर्जी फाइंड कर चुका हूँ, जो यहाँ एनर्जी डेंसिटी का टर्म है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसीडर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी फाइंड कर लो, फिर मैग्नेटिक फील्ड को उसको बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग से करते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड between parallel plate capacitor UE equal to half of Q square over C, ये फॉर्मूला। और सब जानते हैं 1/2 Q स्क्वायर, हाँ ये रहा। ठीक है, C सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू एरिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ चार्ज की जगह सिग्मा स्क्वायर एरिया स्क्वायर इस चार्ज की जगह। दूसरा क्या है नीचे C क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का वैल्यू होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये D को यहाँ से ट्रांसफर करके मैं इसी साथ में ये ऊपर मैंने क्या किया, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है, तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर फॉर्मूला। चलिए आगे 1/2 एज इट इज। सिग्मा इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी पैरेलल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन। मैं सिग्मा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सिग्मा इक्वल टू E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एरिया स्क्वायर इनटू D डिवाइड बाय A और एप्सिलॉन। ठीक है, A से मैंने स्क्वायर ये कैंसिल किया और एक एप्सिलॉन से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बच गया और E स्क्वायर बच गया। ठीक है, और बचा एक टर्म A इंटू D, और ये क्या है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। दिस इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां बात करेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी UE इक्वल टू U ओवर V, यानी U ओवर एरिया इनटू D, ये कह सकते हैं इसको। तो देखिए इस टर्म में ये क्या है, एरिया इनटू एनी थर्ड इज वॉल्यूम होता है। तो इस टर्म को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। क्या, वॉल्यूम को मैं ट्रांसफर करके इधर ले आता हूं, तो एनर्जी UE ओवर V या UE ओवर A डॉट D, एक ही बात है, इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक, तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण। ठीक है, हम इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कैसे आएगी, या एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, बाय इलेक्ट्रो
स्टैटिक एनालॉग। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग होता है E रिप्लेस बाय V, सॉरी 1/ε0 रिप्लेस बाय म्यू नॉट। ठीक है, ये टर्म होते हैं, तो इसमें यही टर्म है केवल। तो मैं इसी से देखें, एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 ε0 को क्या लिख सकते हैं, 1/μ0 इसका रेसिप्रोकल, और E को क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास में V स्क्वायर ओवर 2μ0। ये एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रन करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, दोनों की एनर्जी अलग अलग फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमें ये और प्रूव करना है, ये प्रॉपर्टीज में आता है कि अगर एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये भी एक प्रूव करना है अभी हमें इसमें। तो ध्यान रखेंगे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसमें ये कंडीशन भी इंक्लूड होते हैं। तो हमने भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर दिया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, UE इक्वल टू 1/2 ε0 सॉरी E स्क्वायर। ठीक है, आगे हमने पढ़ा हुआ एक रिलेशन C इक्वल टू E ओवर V, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, दोनों का रेशियो किसके, C के बराबर होता है। तो यहां से E को यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या 1/2 एप्सिलॉन एज इट इज, और इसकी जगह देखिए E की जगह आएगा C B और इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा सिंपल फैक्टर है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट एज इट। ठीक है, वन मोर रिलेशन इज देयर, C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था आपने। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों के रेशियो के, यानी कि रिलेशन के इक्विवेलेंट में, और C स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो C स्क्वायर की जगह C स्क्वायर आएगा ना, C स्क्वायर जगह मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इनटू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इनटू B स्क्वायर एज इट इज। इस C का वैल्यू रखते हैं C स्क्वायर का। ठीक है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, 1/2 1/μ0 और B स्क्वायर, और ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लेके चले थे, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका दोनों का प्रूफ है, बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, मैंने प्रीवियस अभी बता दिया पहले शुरुआत में लेक्चर में। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी बाय द कैपेसिटर के सेकंड चैप्टर पढ़ा था, वहां से टर्म को लिया। एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन किया, और दोनों को यहाँ इक्वेट करके बराबर कंसीडर किया, बराबर दोनों को प्रूव किया कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट या इक्वल होते हैं। अब इसी चीज को जो हमने इसमें पढ़ा अभी, इसी चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज में कंसीडर कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। तो पहली प्रॉपर्टीज बात कर लेता हूं मैं एक बार, कि हमारे पास में ये डायग्राम था, इसको लिया मैंने Z एक्सिस आपके, और इसको लिया है Y एक्सिस, और इसको लिया X एक्सिस। ठीक, along Y एक्सिस
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई का कंपोनेंट, ये ई का कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रहेंगे, ध्यान रखना इसका, बिल्कुल इसके पैरेलल, ये बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल, और जो मैग्नेटिक फील्ड के फैक्टर है वो इस एक्सिस के पैरेलल होंगे, इसलिए ये ध्यान रखना है इस तरह से टेढ़े हैं, ये अलोंग 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 अलोंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एनर्जी तो आ गई यूई, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एनर्जी आ गई यूवी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट होती है उसके परपेंडिकुलर। तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज बात करता हूं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है, यानी मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मोड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इसलिए लगा है फ्री स्पेस में, हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। अब इसी से बात कर लेता हूं जो अभी प्रूव किया हमने, यू ई इक्वल टू यू बी, यानी थर्ड प्रॉपर्टी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बराबर होते हैं। तीन प्रॉपर्टी होगी अपने पास में, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज द स्पीड ऑफ फोटोन और लाइट, दैट विल बी 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जितनी स्पीड होती है ईएम वेव्स की उतनी ही स्पीड होती है, उसी स्पीड से चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यस, ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर, नेचर में ट्रांसवर्स के होते हैं। ट्रांसवर्स कैसे, ध्यान हो तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा था, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब था कि अगर वेव्स हमारी ये जेड एक्सिस मान लिया मैंने, इसको वाई एक्सिस कह दिया और इसको अगर एक्स एक्सिस कह दिया, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब तो है कि वेव के पार्टिकल या मीडियम के पार्टिकल हमेशा उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट होंगे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है, लाइक दैट, ठीक है। जैसे साउंड वेव में हमेशा जो मीडियम वाइब्रेट होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, और ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं कि मीडियम के पार्टिकल प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दैट यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना है। आपको किसी गाइड में, आपको आरबीएससी में हो सकता है मिल जाए, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर ऐसे कैसे आपने सीधा डायरेक्ट कह दिया। हमने 11th क्लास में ट्रांसवर्स वेव्स की नेचर पढ़ी कि वहाँ ये कंडीशन होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कह रहे हैं ऑलरेडी पहले कि परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी मीडियम वाइब्रेट होता है उसे हमेशा ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ। अब मुझे ऐसा पिछली वाले 2-3 वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसके बाद में इस वीडियो में ये चीज आपको दे दी, दो कंटेंट छोटे छोटे दे दिए, एनर्जी डेंसिटी का दे दिया, एनर्जी का दे दिया, और उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दे दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद में मैं एक्सरसाइज का वीडियोस कुछ आपको और भेजूंगा, एक एक एक्सरसाइज करके, एक एक न्यूमेरिकल करके उसको कुछ हिंट करूंगा। ध्यान रखना है कि मैंने जो पीडीएफ में
पीडीएफ में जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भेजा है पूरा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको केवल टेबल बनानी है, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है कि एक्स रेस क्या है, वाई रेस क्या है, जेड रेस क्या है, ठीक है, वो नहीं करना है आपको। आपको केवल और केवल उस टेबल को, स्पेक्ट्रम की टेबल को ही ड्रॉ करना है। ध्यान रखना है, स्पेक्ट्रम की टेबल में यूजेज है, स्पेक्ट्रम की टेबल में फ्रीक्वेंसी रेंज है, वेवलेंथ रेंज है और प्रोडक्शन है उसका। हमेशा बोर्ड में प्रोडक्शन रेंज, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज और यूजेज ही पूछे जाते हैं, उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंतित नहीं हो, केवल उस स्पेक्ट्रम की टेबल को बनाना है जो मैंने आपके पास भेजी है। फिर उसके बाद में मैंने भेजे आपको कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड असाइनमेंट के क्वेश्चन है जो 2010 से लेकर और अभी 20 तक आ रखे हैं, वो कुछ क्वेश्चंस भेजे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें जो भी अभी तक पीडीएफ में पढ़ाया है, हमें जो भी अभी वीडियो से पढ़ाया है, उससे आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जब हमारे बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। और इसी चीज़ का हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वो क्या सही पढ़ा है, बोर्ड में सही है। इसीलिए मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट 20 से 20 to 25 बोर्ड क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, 8 to 10 ईयर के, उनके आंसर भी साथ में भेजें, जिससे आप बड़ी आसानी से आराम से उसको पूरा कर लेंगे, देख लेंगे और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।